एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में इमोशनल अब्यूज से उबरने का क्या तरीका है। देखिए, जो नार्सिसिस्ट्स होते हैं ये अपने बारे में बहुत ही हाई इमेजिनेशन रखते हैं, अपने बारे में बहुत ही हाई ओपिनियन रखते हैं। और इसका कारण ये है कि ये वास्तव में बहुत ही असुरक्षित और डरे हुए लोग होते हैं। तो अपनी इसी हाई इमेजिनेशन और हाई ओपिनियन के नीचे ये अपनी डर की भावना को और अपनी सुरक्षा की भावना को छुपाए हुए रहते हैं। और यही कारण है कि इन्हें नॉर्मल होने से बहुत ही डर लगता है, ऑर्डिनरी होने से इन्हें बहुत डर लगता है। क्योंकि अगर ये नॉर्मल या ऑर्डिनरी होंगे तो इनके पास कोई तरीका नहीं होगा जिससे कि ये अपनी सुरक्षा और डर की भावना को छुपा सकें। तो इसी कारण ये अपने बारे में इतनी हाई ओपिनियन रखते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखेगा तो दूसरे लोग तो उसकी हाई ओपिनियन सब्सक्राइब करेंगे नहीं, दूसरे लोग तो उसकी हाई ओपिनियन को स्वीकार करेंगे नहीं, उसको बड़ा व्यक्ति मानेंगे नहीं। तो इसीलिए चूंकि दूसरे लोगों को ये मनवाना चाहते हैं कि ये बहुत बड़े लोग हैं, या दूसरे लोग कहीं उनकी इस इमेजिनेशन को या इस ओपिनियन को थ्रेटन ना कर दें कि वो एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, बहुत ही मैजेस्टिक सुपर हीरो हैं, इसलिए कहीं थ्रेटन ना हो जाए, इसलिए ये झूठ का सहारा लेते हैं, स्टोरी का सहारा लेते हैं और अपने जीवन को एक उपन्यास की तरीके से जीने लग जाते हैं। ये उपन्यास या स्टोरी कुछ इस प्रकार की होती है जिसके कि ये एक सुपर हीरो होते हैं और एक सुपर हीरो की तरीके से ये उस उपन्यास का किरदार निभाते हैं और उपन्यास की जो घटनाएं होती हैं उनको झूठ में इस प्रकार से बुनते हैं ताकि हर घटना इस तरफ इशारा करे कि ये एक सुपर हीरो है। और दूसरे लोगों को फांसने के लिए भी ये जरूरी है कि घटनाओं को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, इस तरीके से व्यक्त किया जाए जिससे कि ये एक सुपर हीरो की तरीके से इस्टेब्लिश हो सकें। तो दूसरा व्यक्ति कैसे फंसेगा? दूसरा व्यक्ति तब फंसेगा जब दूसरे व्यक्ति को ये उन घटनाओं के माध्यम से एक थ्रेट परसेप्शन उसके दिमाग में क्रिएट किया जाए, उसको इस तरीके से डराया जाए, उसको इस तरीके से धमकाया जाए कि उसकी कभी भी हिम्मत ना जुटा सके कि वो इनके सुपर हीरो की इमेज को चैलेंज कर सके। इसलिए ये इस कहानी को इस तरीके से दूसरे व्यक्ति को प्रेजेंट करते हैं, दूसरे व्यक्ति को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि वो धीरे धीरे इस बात में यकीन करने लग जाए कि वो एक सुपर हीरो हैं और उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इसके लिए दूसरे व्यक्ति को हर तरीके से धमकाते हैं, हर तरीके की मक्कारी का सहारा लेते हैं, हर तरीके के झूठ, हर तरीके के माइंड गेम्स का सहारा लेते हैं ताकि ये दूसरे व्यक्ति को ट्रैप कर सकें और वो कभी भी उबर ना सके। तो दूसरा व्यक्ति इतना ज़्यादा थ्रेट परसेप्शन महसूस करता है, इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो एग शेल्स पर चलने लग जाता है, परेशान हो जाता है पूरी तरीके से। और जब ये परेशानी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उनकी इस स्टोरी को सब्सक्राइब कर लेता है और उनकी स्टोरी के हिसाब से जीने लग जाता है। इस प्रकार जब हम स्टोरी के हिसाब से, एक नार्सिसिस्ट की स्टोरी के हिसाब से जीने लग जाते हैं तो इसे कहते हैं शेयर्ड फैंटेसी के हिसाब से जीना। यानी हम उसके जीवन के उपन्यास को खुद भी यकीन करने लग जाते हैं, खुद उसके ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, उसके हिसाब से चलने लग जाते हैं ताकि हमारा अपना जीवन कम से कम थ्रेट परसेप्शन में आए। इसलिए हम उसको कभी कन्फ्रंट नहीं करते और जितना हम उसको कन्फ्रंट नहीं करते हैं उतना हमें उसकी स्टोरी में यकीन करना पड़ता है, उतना हमें उसकी स्टोरी में भरोसा करना पड़ता है। इसका परिणाम ये होता है कि हम धीरे धीरे ये भरोसा करने लग जाते हैं कि ये स्टोरी ही जीवन का सच है, हमारे जीवन का सच है। और जब हम इसको स्टोरी को सच मान लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? हमारे खुद के इमोशंस रियल नहीं रह जाते, हमारी खुद की लाइफ रियल नहीं हो जाती, हमारे खुद के कम्युनिकेशन जो है अनरियल हो जाता है, संप्रेषण अनरियल हो जाता है, बातचीत करने का तरीका अनरियल हो जाता है, रिस्पॉन्ड करने का तरीका अनरियल हो जाता है। और जब हम इस तरीके की अनरियल लाइफ जीने लग जाते हैं तो हम अपने साथ ही एक कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, हमारी लाइफ ही एक स्प्लिट क्रिएट हो जाता है हमारी लाइफ में, उससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और इससे ज़्यादा खतरनाक बात तो ये है कि हम अपने जीवन की समस्याओं का जो समाधान है वो उसी स्टोरी के अंदर ढूंढने लग जाते हैं जिस स्टोरी को एक नार्सिसिस्ट ने हमारे आसपास रिलेशनशिप के माध्यम से बुना होता है।
तो आप अपनी लाइफ की समस्याओं को उस स्टोरी के अंदर उठाते हैं, लाइफ की जीवन के समाधान को उसी स्टोरी के अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं। और जितना आप अपने जीवन के समाधान को उस स्टोरी के अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप उस स्टोरी के अंदर धंसते जाते हैं। जितना आप उस स्टोरी के अंदर धंसते जाते हैं, उतना ही आप उस स्टोरी के अंदर उस स्टोरी को ट्रूथ की तरीके से, रियलिटी की तरीके से उसके ऊपर भरोसा करते चले जाते हैं। तो ये है हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम। अब चूंकि स्टोरी हमारी लाइफ की सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसलिए अगर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से हम उबरना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हम एक शेयर्ड फैंटेसी में जी रहे हैं, हम एक स्टोरी में जी रहे हैं, हम एक उपन्यास में जी रहे हैं, हमने एक उपन्यास को सब्सक्राइब किया है और हमारा लाइफ की जो सिचुएशन है वो रियल नहीं है, हम अनरियल लाइफ जी रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये बात मानना पड़ेगा। लेकिन ये बात हम अक्सर मान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम एक डिनायल मोड में जी रहे होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि इस स्टोरी जिसे कि हम सच मान करके बैठे हुए हैं, इसके अलावा कहीं और जाने की हमारे पास ना तो फ्रीडम है, ना हमारी लाइफ की सिचुएशन हमें ऐसा अलाउ करती है। तो हम बिल्कुल ऐसा मानने लग जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हम इसी स्टोरी के अंदर मैनेज करेंगे, स्टोरी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, इसी के अंदर हमारे जीवन का समाधान वास्तव में छुपा हुआ है। और इस तरीके से हम एक डिनायल मोड में जीते हैं। ये कुछ इस तरीके की बात है कि नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते हमारे अंदर भी खुद नार्सिसिस्ट के गुण आने लग जाते हैं, क्योंकि डिनायल एक तरीके का नार्सिसिस्ट का ही गुण है। हम अपने आप को ये देखने लग जाते हैं धीरे धीरे कि अरे हम इनवल्नरेबल हैं, हमको कोई चोट नहीं पहुंचेगी, हम इस स्टोरी के अंदर जिएंगे। जबकि हम अंदर से सफर कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस सफरिंग को भी एक्नॉलेज करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से हम उसी के अंदर जीने लग जाते हैं। तो हम कैसे सुधर पाएंगे, कैसे हमारी जीवन रिकवर कर पाएगा? रिकवर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्टोरी को स्टोरी की तरीके से देखें, ये एक्सेप्ट करें कि इल्यूजन इल्यूजन है। नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप एक तरीके का, ये रिलेशनशिप की जो सिक्योरिटी, जो स्टेबिलिटी, जो सेफ्टी का एक फेक प्रॉमिस हमारे सामने करती है, वो एक इल्यूजन है। उस इल्यूजन को इल्यूजन की तरीके से हम एक्सेप्ट कर सकें, तो ये तो है सबसे पहला स्टेप। इसके लिए हमें अपने डिनायल मोड से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि हम एक स्टोरी के अंदर जी रहे हैं, एक उपन्यास के अंदर जी रहे हैं, एक फेक किरदार से हमारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं। जब हम ये बात समझ पाएंगे, या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हमको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, वो एक फेक व्यक्ति है, वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एक कल्पना के द्वारा रचा हुआ व्यक्ति है। जब हम ये बहुत ही क्लियरली देख पाते हैं, तब हमारी रिकवरी की कुछ पॉसिबिलिटी बन पाती है। और तब हमारी जो इमोशनल इंटेंसिटी है, जो थ्रेट परसेप्शन की वजह से, डर की वजह से जो हमारी इमोशनल इंटेंसिटी हमेशा ऑन द हाई रहती है, इमोशनल इंटेंसिटी हमेशा बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई रहती है ऊपर, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगी। और हमारे इमोशंस नॉर्मल थोड़ा हो पाएंगे जब हम ये देख पाएंगे कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक स्टोरी है। और तब हम ये समझ पाएंगे कि चूंकि ये एक स्टोरी है, चूंकि इसकी सिचुएशंस काल्पनिक हैं, चूंकि इसके इमोशंस काल्पनिक हैं, इसलिए हमारी समस्याएं भी इसके अंदर काल्पनिक हैं और हमारी समस्याओं का कोई समाधान इसके अंदर नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है इसके अंदर से जो कि मेरे प्रेम का जवाब देगा, क्योंकि हम अपने प्रेम की उम्मीद जब उसके अंदर करते हैं तो उसके बदले में हमें पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति उसके अंदर है नहीं जो हमारे प्रेम को रिस्पॉन्ड कर सके। तो हम जितना ज्यादा उसके अंदर अपने प्रेम को ढूंढने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप में, उतना ही ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस फ्रस्ट्रेट होती है, उतना ही ज्यादा हमको अंदर से पेन या दुख महसूस होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इस रिलेशनशिप की जो फैंटेसी है, जो इसकी स्टोरी है, जो उपन्यास है, इस उपन्यास को देख पाएं कि ये उपन्यास ही है, स्टोरी ही है, रियल नहीं है। जितना हम देख पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे रिकवरी की रोड पर वापस हम आ पाएंगे। लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जैसे संस्कृत में कहा जाता है, अन्योन्याश्रित दोष,
यानी म्यूचुअल डिपेंडेंस का दोष। म्यूचुअल डिपेंडेंस का दोष ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आपका डर कम नहीं होगा तब तक आप इस रिलेशनशिप की जो फेक स्टोरी है उसको देख नहीं पाएंगे, और जब तक आप इस रिलेशनशिप की फेक स्टोरी में रहेंगे तब तक आपका डर कम नहीं होगा। तो आखिर हम करें क्या? डर तो हमारा तब कम होगा जब हम इसको स्टोरी की तरीके से देख पाएं, और स्टोरी की तरीके से हम इसको तभी देख पाएंगे जब हमारा डर कम हो। तो दोनों एक सिचुएशन से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता कि आखिर हम शुरुआत कहाँ से करें। इसीलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें थेरेपी है। थेरेपी की अगर आपको ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत अगर आप महसूस कर सकें किसी तरीके से, तो इसके अंदर रिकवरी की पॉसिबिलिटी है। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन ये बताता है कि आपको ये महसूस हो रहा है कि मुझे रिकवर करना है, आपको ये महसूस हो रहा है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, इस रिलेशनशिप के मकड़ जाल से अपने आप को बाहर निकालना है। इसका मतलब एटलीस्ट आप उस मकड़ जाल को देख पा रहे हैं। तो थेरेपी की अगर किसी तरीके से शुरुआत हो जाए तो हम इस स्टोरी को स्टोरी की तरीके से देख पाएंगे, झूठ को झूठ की तरीके से देख पाएंगे, फरेब को फरेब की तरीके से देख पाएंगे, और तब हमारा डर भी नीचे होगा, डर कम होगा, इमोशनल इंटेंसिटी हमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जितनी इमोशंस की इंटेंसिटी कम होती जाएगी उतना हमारा जो बिविल्डरमेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये बिविल्डरमेंट हमें तभी महसूस होता है, कंफ्यूजन इतना महसूस हो जाता है, आंख के आगे एक अंधापन, बुद्धि के आगे विवेक शून्य हम हो जाते हैं। बिविल्डरमेंट को हम कह सकते हैं विवेक शून्यता। तो विवेक शून्यता आ जाती। अब जब विवेक शून्यता आ गई हमारे सामने तो हम कैसे ये देख पाएंगे कि ये स्टोरी है, ये एक उपन्यास है जिसमें हम जी रहे हैं, हमारे इमोशंस अनरियल है। तो विवेक शून्यता की वजह से तो हम देख ही नहीं पाते। तो ये विवेक शून्यता तभी घटेगी जब हमारा डर कम हो, और डर हमारा तभी कम होगा जब हम थेरेपी करें। और थेरेपी का सबसे जो पोटेंट या सबसे पावरफुल तरीका है वो ये है कि रिलेशनशिप को पहले ठीक करने की बजाय और रिलेशनशिप से बाहर निकलने की बजाय आप चुपचाप पहले जाप करना शुरू कीजिए, जिसका कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आपका डर कम होना शुरू हो जाता है, आपका इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाता है, भावनात्मक शोषण बंद होना शुरू हो जाता है, आप घबराना बंद कर देते हैं। तो आप जाप जैसे करने लग गए, जाप करने से क्या होगा, विवेक शून्यता खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आपका डर खत्म होगा तो विवेक शून्यता खत्म हो जाएगी। विवेक शून्यता जब खत्म होगी तब आप ये समझ पाएंगे कि आपको डराने वाला व्यक्ति वास्तव में खुद एक डरा हुआ व्यक्ति है, बहुत ही कमजोर और डरा हुआ ब्रिटल वल्नरेबल व्यक्ति है, वो कुछ नहीं कर सकता है। जब आप ये देख पाएंगे तो उसके द्वारा जो रची गई स्टोरी है उस स्टोरी की झलक आपको मिलना शुरू होगी कि ये रियल नहीं है, ये एक स्टोरी है। और जितना ज्यादा आप उसको ये देख पाएंगे कि ये एक स्टोरी है, उतना स्टोरी के मकड़ जाल से आप बाहर निकलना आपका शुरू हो जाएगा। और वो व्यक्ति भी जब ये जान जाएगा कि आप उसकी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को या उसकी माइंड गेम्स को एक स्टोरी की तरीके से देख रहे हैं, एक उपन्यास की तरीके से देख रहे हैं, उसको रियल नहीं मान रहे हैं, तो वो उसके लिए ये बड़ा बैड मोटिवेशन होगा कि आपके सामने ये इस तरीके के माइंड गेम्स खेले। तो वो माइंड गेम्स भी धीरे धीरे खेलना बंद कर देगा, और इधर आप उसकी हर स्ट्रेटजी को वो हर स्ट्रेटजी फेक है, हर गेम फेक है, उसको देख पाएंगे, उसकी फेकनेस को, उसके फरेब को। जब ये देख पाएंगे तो धीरे धीरे आपकी रिकवरी शुरू हो जाएगी।